हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेसन में बात करने जा रहे हैं बजट के बारे में। ठीक है, बजट 2023-24। बजट को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं दो टर्म आता है। एक आता है इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा आता है बजट। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि बजट पेश करने से एक दिन पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। उसके नेक्स्ट डे जो है बजट को पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि जो पिछला बार जो बजट हुआ था उस बजट के अनुसार किस प्रकार का खर्च किया गया, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास की बात करता है। आर्थिक विकास का समीक्षा होता है। पिछले बार जो बजट बना था उसमें हमारा आर्थिक विकास किस प्रकार हुआ, किस किस चीजों पर ध्यान दिया गया, कितना डेवलपमेंट हुआ, तो उन सारी चीजों को एक कहा जाए तो सर्वेक्षण होता है। तो वो हो गया इकोनॉमिक सर्वे। बजट हो गया कि आने वाले दिनों के लिए, नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाले दिनों के लिए हमारे पास कितना पैसा आएगा, कितना खर्च करेंगे, उसका एक आकलन किया जाता है। ये होता है हमारा बजट। इसी कारण देखेंगे आप इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे वो 2022-23 है। इसको ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 है। यानी पिछले जो वित्तीय वर्ष का मतलब समझ रहे हैं आपको, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 30 मार्च तक का इसको इंक्लूड किया जाता है। ये हमारा वित्तीय वर्ष होता है। मतलब हम लोग अगर वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात कर रहे हैं तो मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 मार्च 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग। उसी तरह अगर बजट की बात करें, बजट 2023-24 मतलब कि बजट 2023-24 का मतलब यहाँ पर हम लोग बात करें 1 अप्रैल 23 से लेकर यहाँ पर 30 मार्च 2024 तक का, ये हमारा हो गया बजट। इसी कारण इकोनॉमिक सर्वे जो होता है 1 साल पहले को होता है, यानी हमारा इकोनॉमिक सर्वे इस बार का जो है वो है 2022-23 और जो बजट है हमारा वो है 2023-24। तो हम लोग इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु पर जो बात करेंगे आज इस लेसन में, वो सबसे पहला हम लोग समझेंगे बजट होता क्या है। पहला बजट को समझेंगे। दूसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, संविधानिक हमारा क्या संविधान इसके बारे में बोलता है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। और चौथा हम लोग बात करते हैं अमृतकाल। अमृतकाल चूंकि बहुत चर्चा में रहा है, बहुत बार इसका इस्तेमाल किया गया शब्द, तो अमृतकाल की बात करेंगे। और पांचवा जो हमारा हो जाएगा वो जो 7 क्षेत्र है जिसको सप्तर्षि का नाम दिया गया है, जिसको प्राथमिकता दिया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और जो 6th पॉइंट है वो हम लोग बात करेंगे डिफिसिट, नेचर ऑफ डिफिसिट का, मतलब हमारे घाटे की प्रवृत्ति है उसके बारे में बात करेंगे। और 7वां जो है हमारा इनकम टैक्स स्लैब, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। मतलब इसमें हम लोग टोटल 7 जो है टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और इसका और भी सीरीज आएंगे जिसमें कि हम लोग बजट के एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बजट, सेंट्रल बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण एएफएस कहा जाता है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार का जो अनुमानित प्राप्तियां हैं और उसके अनुसार जो खर्च है उसका विवरण होता है, जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ये समाप्त होता है, नेक्स्ट ईयर। समग्र रूप से बजट में जो बिंदु को शामिल किया जाता है वो है राजस्व और पूंजी का प्राप्ति का अनुमान कि कहां कहां से हमारे पास रेवेन्यू आएगा, कहां से पैसे आएंगे। दूसरा है राजस्व बढ़ाने का तरीका। ठीक है, राजस्व मेरे पास तो आ रहा है लेकिन उसको हम लोग और कैसे बढ़ाया जा सकता है, कहां पे हम लोग क्या ऐसा स्टेप उठाए जिससे कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा कलेक्शन हो, तो राजस्व बढ़ाने के तरीके पे बात करता है। तीसरा है व्यय का अनुमान। हम लोग खर्च का अनुमान लगाते हैं कि इन इन क्षेत्रों में हम लोग को ध्यान देना है, तो जिसकी वजह से इतना इसमें पैसा खर्च होगा, तो हमारा उसी अनुसार हम लोग अपना खर्च का अनुमान लगाते हैं। और नेक्स्ट जो बिंदु है वो है पिछले वित्तीय वर्ष का जो वास्तविक प्राप्तियां और व्यय का विवरण है और उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण क्या है। मतलब पिछले साल जो हमारा बजट था वित्तीय वर्ष का, उसमें कितना प्राप्त हुआ था, कितना खर्च हुआ था, उसमें किसमें पैसा हमारा कितना सरप्लस बच गया और कितना हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो गया, इन सब चीजों का भी विवरण होता है। और नेक्स्ट है आने वाला वर्ष की आर्थिक नीति और वित्तीय नीति को हम लोग इसमें
डिस्कस करते हैं। तो इन सारे बिंदु को शामिल किया जाता है सेंट्रल बजट में। संसद में बजट जो है 6 लेयर से गुजरता है, 6 चरण से गुजरता है। सबसे पहला चीज हम लोग क्या कहते हैं, बजट का प्रस्तुति होता है। बजट एक तैयार किया जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद में उसको पास किया जाता है। तो पहला जो स्टेप होता है बजट का प्रस्तुति होता है। दूसरा है बजट सेशन में इस पर चर्चा होती है, आम चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष इस पर दोनों बात करते हैं, बहस करते हैं। उसके बाद में तीसरा जो है विभागीय समितियों द्वारा इसको जांच किया जाता है। चौथा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अनुदान, जो अनुदान मांग है उस पे मतदान किया जाता है। पांचवा जो है वो विनियोग विनियोग विधेयक जो है वो पारित किया जाता है। और छठा जो है वित्त विधेयक ये पारित हो जाता है, उसके बाद में ये बजट पेश होता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग होता है, जिसका काम होता है बजट तैयार करने का पूरा जिम्मेदारी जो है वो केंद्रीय निकाय का। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि पैसा आता और जाता कहाँ से है। तो केंद्रीय राजस्व आता कहाँ से है और फिर कहाँ ये खर्च होता है। तो यानी रुपया आता है, रुपया जाता है के बारे में बात करें तो रुपया आता है तो जो निगम कर है वहां से 15 पैसे आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से। दूसरा है इनकम टैक्स से 15 पैसे आता है, सीमा शुल्क से 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद से 7 पैसे आते हैं, जीएसटी और अन्य कर से 17 पैसे, कर भिन्न प्राप्त वहां जो है 6 पैसे, और भिन्न भिन्न पूंजी प्राप्तियां से 2 पैसे, और उधार और अन्य देयता, उधार मतलब होता है हम लोग कहीं से उधार लेते हैं या फिर कोई हमें दान देता है तो वहां से हमारे पास 34 पैसा आता है। मतलब अगर हम लोग 1 रुपया की मानते हैं कि यानी 100% की बात करते हैं तो ये सारे परसेंटेज में डिवाइडेड है, मतलब इतना सारा परसेंटेज से हमारे पास कलेक्शन आता है, हमारे पास पैसा आता है। अब उस पैसे को हम लोग खर्च करते हैं। तो ये रुपया जो है यानी 100 पैसा आता है, 100 पैसा आने का स्रोत हम लोग देख लिए, और 100 रुपया जाता है कहाँ से 100 पैसा। पहला है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पे 9 पैसा खर्च किया जाएगा, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पे 17 पैसे खर्च किया जाता है। ब्याज अदायगी पर 20 पैसे, डिफेंस पे 8 पैसे, आर्थिक सहायता पर 7 पैसे, और वित्त आयोग या अन्य अंतरण पे 9 पैसे। करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा जो है उसका 18 पैसा, पेंशन पे 4 पैसा खर्च होता है, और अन्य व्यय जो है वो 8 पैसे का होता है। इस प्रकार से केंद्रीय राजस्व का रुपया आता है और फिर कहाँ ये रुपया जाता है, यानी हमारा इनकम और व्यय है। इस बार जो देखा गया है कि बार बार जो है जो हमारे माननीय वित्त मंत्री हैं तो उनके द्वारा हर बार ये अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो हम लोग समझते हैं अमृतकाल है क्या, जब बजट पेशी के दौरान अमृतकाल शब्द जो है इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिन्होंने 2021 में जो 75वां स्वतंत्रता दिवस था उस समारोह पे अपना स्पीच के दौरान इस्तेमाल किया था, जब उन्होंने कहा था कि अगले 25 सालों के लिए देश के लिए एक नया रोड मैप बनाया जाएगा। यहाँ पे अगला जो टारगेट लक्ष्य दिया गया था कि अगले 25 साल के लिए देश के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया जाएगा, और इसी का बोला गया था कि अमृतकाल। अमृतकाल का मुख्य उद्देश्य है भारत के नागरिकों के जीवन में सुधार करना, गांवों शहरों के बीच में विकास में विभाजन को कम करना, और लोगों के जीवन में सरकार के हस्तक्षेप को कम करना, और नवीनतम तकनीक का स्वागत करना। अमृतकाल दरअसल शब्द इसलिए लाया है कि अमृत की मतलब अगर अमृतकाल ऐसा एक पीरियड होता है जहां पे सब कुछ संपन्नता है, सब कुछ डेवलपमेंट है, खुशहाली है, तो एक अमृत महोत्सव टाइप से जिस तरह से मनाया जाता है कि एक अमृत काल एक ऐसा पीरियड है जहां पे कि चारों तरफ सिर्फ खुशहाली हो, तो उसके लिए एक टारगेट फिक्स किया गया था जो अगला 25 साल के लिए। अमृतकाल के लिए विजन क्या है? पहला विजन है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, दूसरा है रोजगार सृजन वृद्धि, और तीसरा है सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण। तो ये हमारा अमृतकाल है। अब हम लोग बात करते हैं अमृतकाल के बाद में आता है कि बजट 2023-24 जो आया उसमें प्राथमिकताएं दिया गया, जिसको सप्तर्षि नाम दिया गया। 7 प्राथमिकताओं को ध्यान दिया गया कि इस बार बजट जो है उसको ध्यान में रख के एलोकेट किया जाएगा और उसको टारगेट किया जाएगा। तो सप्तर्षि जो 7 प्राथमिकताएं कौन कौन हो गए? पहला हो गया समावेशी विकास, दूसरा हो गया अंतिम छोर तक पहुंचना, मतलब वैसे व्यक्ति जो एकदम लाइन के मतलब अंतिम कतार में है, कतार के अंतिम एकदम पॉइंट पे है, वहां तक भी हमारी पहुंच हो सके, तो ये है अंतिम छोर तक पहुंचना।
तीसरा युवा शक्ति, चौथा वित्तीय क्षेत्र, पांचवा हो गया हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट, और छठा हो गया क्षमता को अपनी कैपेसिटी को उभारना, और सातवां हो गया अवसंरचना, अवसंरचना और निवेश। तो इस पर ध्यान देना। तो ये हमारा अमृत काल का 7 प्रमुख विशेषताएं, प्राथमिकताएं हैं जिसको ध्यान में रख के बजट को तैयार किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं घाटे की प्रवृत्तियों के बारे में। तो हमारा जो डिफिसिट है उसका किस प्रकार का नेचर है। तो डिफिसिट को यहाँ पे एक हो गया हमारा राजकोषीय घाटा जिसको कहते हैं फिस्कल डिफिसिट, फिर हो गया रेवेन्यू डिफिसिट जिसको कहते हैं राजस्व घाटा, फिर हो गया इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जिसको कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, और फिर एक हो गया हमारा प्राइमरी डिफिसिट जिसको कहते हैं प्राथमिक घाटा। तो इसको हम लोग अलग से हम लोग इसको डिफिनेशन देखेंगे और उसको समझेंगे कि ये डिफिसिट होता क्या है। लेकिन अभी हम लोग बात करें तो ये सारा जो डिफिसिट है वो जीडीपी के आधार पर निकाला जाता है। जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, घरेलू सकल घरेलू जो उत्पाद होता है, उसमें कितना परसेंट, जितना हमारा जीडीपी है उसका कितना परसेंट हमारा राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, प्रभावी राजस्व घाटा है या फिर प्राथमिक घाटा है। तो अभी जो घाटे का प्रवृत्ति की बात करें तो प्रवृत्ति में देखा जा रहा है कि 2021-22 में ये धीरे धीरे ग्राफ जो है वो घटते जा रहा है। 6.7 से 6.4 आया राजकोषीय घाटा, फिर 6.4 आया राजकोषीय घाटा कंटिन्यू रखा, और अभी जो है 2023-24 में जो बजट अनुमान किया गया है इसमें 5.9 यानी फिस्कल डिफिसिट राजकोषीय घाटा में कमी हुई है, जो कि अच्छी बात है। और जीडीपी का 4.4% जो है वो हमारे राजस्व घाटा वो 2021-22 में रहा था। 22-23 में 3.8 था, फिर उसको संशोधित अनुमान किया गया तो 4.1 हो गया, और फिर अभी जो प्राथमिक घाटा का जो अनुमान लगाया गया है वो हमारा है, सॉरी राजस्व घाटा का जो अनुमान लगाया गया वो है 2.9। तो 2.9% है जीडीपी का। हरा वाला जो लाइन है वो हमारा बताता है प्राइमरी डिफिसिट जिसको कहते हैं प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा अगर देखेंगे तो 2021-22 में वास्तविक रूप से 3.3 था जीडीपी का, और ये जो हमारा है 2022-23 में जो बजट अनुमान किया गया तो उसमें 2.8 था, और संशोधित अनुमान में 3% यानी जीडीपी का 3% जो है वो हमारा आ गया प्राथमिक घाटा। और इस बार जो बजट अनुमान किया गया है 2023-24 का, तो इसमें 2.3 जो है जीडीपी का 2.3% ये हमारा प्राथमिक घाटा का अनुमान किया गया है। उसी अनुसार देखेंगे तो प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो 2021-22 में 3.3% था जीडीपी का, और 2022-23 बजट अनुमान में था 2.6 और 2.9 हो गया संशोधित अनुमान। और 2023-24 में अभी जो हमारा बजट जो है जो प्रभावी राजस्व घाटा वो देखा जा रहा है 1.7%। मतलब जो डिफिसिट यानी घाटे की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें कमी आई है। तो ये हमारा हो गया नेचर ऑफ डिफिसिट। 7 लाख तक का आय पर कोई कर नहीं। अभी गणना होगा कैसे, तो अगर आपकी कुल आय, कुल अगर सालाना एक साल में कुल आपको अगर आय इनकम 7 लाख रुपये तक है तो कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा, इसमें किसी भी तरह का बचत छूट का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा देखिए तो कुल आय अगर 7 लाख से ज्यादा होता है तो तब हमारा जो टैक्स स्लैब है, कर स्लैब है, वो लागू हो जाएगा जैसे ही 7 लाख से पार होता है। और टैक्स स्लैब को इसको हम लोग देखते हैं, टैक्स स्लैब किस प्रकार है। तो 3 लाख तक की आय, देखिए पहले चीज तो है कि 7 लाख तक आपको टैक्स फ्री है। इनकम टैक्स अगर लगता है, मतलब इनकम होता है अगर 7 लाख एक साल में, तो आपको टैक्स नहीं देना है, यानी कोई कर नहीं लगेगा। और जैसे ही 7 लाख से आपको ज्यादा बढ़ता है तब आपको यहाँ पर एक टैक्स स्लैब जो है वो लागू हो जाता है। तो 7 लाख में 7 लाख से 3 लाख और अगर बढ़ जाता है, 7 लाख हो गया, उसमें 0 से 3 लाख अगर बढ़ाते हैं और, तो ये हमारा उस पर जो है टैक्स 0 लगेगा। 7 लाख से हम लोग फिर आगे बढ़ते 3 से 6 लाख अगर बढ़ाते हैं आगे तो 5% लगेगा, 6 से 9 में 10% लगेगा, 9 से 12 लाख में 15% लगेगा, 12 से 15 लाख में 20% लगेगा, 15 से ऊपर में लगेगा 30% लगेगा। तो नई व्यवस्था है इस प्रकार। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक जो आय वाला व्यक्ति है उसको सालाना लगभग 33,800 रुपये की बचत हो रही है, और 10 लाख तक के जो आय है इनका, जिनका इनकम है इंडिविजुअल आय, उनका 23,400 रुपये तक का बचत होगा, और 15 लाख तक जिनका आय है उनका 49,400 रुपये तक का बचत होगा। मतलब एक इस तरह का फायदा होगा। तो ये हमारा न्यू जो है टैक्स स्लैब है।
तो व्यक्तिगत आयकर में राहत दिया गया है। इसके अलावा हम लोग और देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 45, इसमें आपको ध्यान रखना है, डाटा याद रखना है, 45.03 इसका का जो बजट पेश किया गया वो 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी इसके पहले हम लोग स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ से आता है और कहाँ से आता है। और इसका जो जो डाटा है इस बजट 2023-24 का, इस डाटा के बारे में हम लोग एक अलग से कंपाइल करेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बजट का जो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।